तो एक बार आपका फिर से स्वागत है राष्ट्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। और अब फाइनल नतीजे करीब करीब फाइनल नतीजे, 1 से 2 सीटें अभी बाकी है। वो उनके साथ मेरे साथ एक पैनलिस्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आज पूरे दिन घटा और इससे पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई, चुनाव के बीच में क्या क्या कुछ था जिसने बीजेपी को फेवर किया। लेकिन ऐसा नहीं है, साउथ में बीजेपी को कई जगह झटके भी लगे, नॉर्थ में भी बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या कांग्रेस। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। संदेश प्रभुदेसाई वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सावियो रॉड्रिक्स वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किशोर नाइक वरिष्ठ पत्रकार है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्रीनिवास खलब जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चंद्रमौली सिंह बीजेपी के स्पोक पर्सन है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चंद्रमौली जी आपके ही पास आता हूं। जेडपी गोवा के जेडपी के जो चुनाव है उसके नतीजे आ चुके, 1-2 सीट बस रह रही है, औपचारिकता भर है। एक बड़ी जीत आपने एक बार फिर से जो है जिला पंचायत के चुनाव में गोवा के वो हासिल किए। किस तरह से देखते हैं और किसको श्रेय देंगे इस जीत का? चंद्रमौली जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और गोवा में आदरणीय प्रमोद सावंत जी के द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। और वहां के एक एक कार्यकर्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, उसके एक एक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं और वो बूथों पर काम करते हैं। जो आज आपके सामने जिला पंचायत का परिणाम आया है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की बूथों पर किए गए कार्य और प्रमोद सावंत जी और माननीय मोदी जी डबल इंजन की सरकार ने जो गोवा में विकास कार्य किए हैं, वहां के लोगों के लिए कार्य किए हैं, ये आज उसी का परिणाम है। जो तो ये कह रहा है चंद्रमौली जी की धन बल का जो है वो इस्तेमाल किया गया था इस चुनाव में भी, और उसी की वजह से एक बार फिर से बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। विकास तो हुआ ही नहीं है, यहां पर विकास की तो बात ही नहीं होती है। चंद्रमौली, देखिए कांग्रेस सहित पूरी विपक्ष पार्टी इतना चुनाव हार चुके हैं कि जनता के बीच में ये लोग जाना नहीं चाहते। सरकार में रहते हैं तो इनके लिए काम नहीं करते हैं। और अभी जो है बैलेट और इन सब की मैं बात सुन रहा था इसी पे, तो ये सब केवल एक जो है मानसिक विक्षिप्तता है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य और इसकी शुचिता, इसकी ईमानदारी, इनके नेताओं का दृढ़ संकल्प विकास के लिए, जनता के लिए, ये सब इसी की जीत है। ये लोग फालतू का झूठ बोलते हैं और केवल गुमराह करने का काम करते हैं। और अब आम जनमानस पूरे गोवा सहित पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है और आम जनमानस को मिल रही सुविधाओं का, और आज देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। और गोवा में आदरणीय प्रमोद सावंत जी के, ये सब विपक्ष की फालतू के राग अलापते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। श्रीनिवास खलब जी, चंद्रमौली जी कह रहे हैं कि फालतू के अलाप आप लोग जो है वो हमेशा जो है वो अलापते रहते हैं। बीजेपी जीतती है, फिर उसके बाद जो है नए नए कहानी किस्से जो है वो निकाल कर कहना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वोट चोरी की बात हो या फिर दूसरी बातें। खलब साहब। श्रीनिवास खलब जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? श्रीनिवास जी, शायद मेरा ऑडियो श्रीनिवास जी तक नहीं जा पा रहा। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनसे बात करें। उससे पहले मैं संदेश प्रभुदेसाई जी के पास आता हूं। संदेश जी, किस तरह से देखते हैं, ओपनिंग कमेंट आपका क्या है? जेडपी के जो 2025 के जो नतीजे आए, क्या ये एक्सपेक्टेड है? 70% से ज्यादा का जो है इस बार वोटिंग हुई थी, और कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है हमेशा कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सरकार जो सत्ता में होती है उसके खिलाफ जाती है, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। तो ये जो नंबर अभी आए हैं ये एक्सपेक्टेड थे या कहीं ना कहीं ये हैरान कर रहे हैं? एक बात तो परसेंटेज की है, जो वोटिंग परसेंटेज जो 70% जो हो गई, तो वो तो इस बात से भी हो सकती है कि ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जो मरे हुए थे और जो डिलीट करने वाले थे वो सब बहुत से डिलीट हो गए, इसलिए परसेंटेज बढ़ गई। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो माहौल
इतना नहीं था कि इलेक्शन का ऐसा कुछ इतना बड़ा माहौल है कि हम आगे जाके वोट करेंगे, ऐसा तो माहौल नहीं दिख रहा था। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा एक ही बात पे, क्योंकि वहाँ असेंबली में 40 सीट होते हैं, उसमें से बीजेपी ने 20 जीते थे, यानी 50%। अभी यहाँ 50 है, 50 में से उन्होंने 30 जीते हैं, तो वो 60% है। सो उनकी परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ गई और कांग्रेस की घट गई। लेकिन ये कैसे हुआ? ओके, ये हासिल करने के लिए उन्हें, उनके सीट तो थे ही उनके पास, 20 थे और एमजीपी के थे दो, और उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस में दरार डाली, कांग्रेस में डिफेक्शन करवाए, और वो डिफेक्शन करवाने के बाद भी और कांग्रेस को पूरा खत्म करने के बाद भी फिर भी कांग्रेस ऊपर ऊपर आ रही है। तो ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जितना बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने जा रही है, उतना लोग कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ऊपर ला रहे हैं और बाकी लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। ये भी बात है। उसके लिए मैं कांग्रेस को कांग्रेचुलेट नहीं करूंगा जैसा बीजेपी को किया है, मैं तो लोगों को कांग्रेचुलेट करूंगा इसके लिए। क्योंकि क्या है कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बीजेपी का संगठन इट इज इन प्लेस। सिर्फ उनकी पार्टी नहीं, पार्टी के सिवाय उनके बाकी जो महिला हो या यूथ हो, युवक हो, ऐसे सब जो भी कोई उनके बाकी सेल है, वो सेल भी उनके एक्टिव है। उनकी बूथ मैनेजमेंट ही छोड़ो, बाकी पूरा संगठन की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती है। इसी बात से अब कांग्रेस को आप लिया तो कांग्रेस में इसकी कोई भी बात नहीं है। हम सुनते भी नहीं कि उनका कोई महिला संगठन था पहले, अभी है नहीं, युवक संगठन है नहीं, कुछ भी कोई वो सेवा दल था और कुछ था वो भी नहीं है, बूथ भी मैनेजमेंट भी नहीं था, फिर भी लोग कांग्रेस को चुन के ला रहे हैं। ये ऐसी परिस्थिति है। अभी ये क्या है ना, एक ही बात मैं लास्ट में बोलता हूं, उसके बाद आप ज्यादा चाहे तो उसके बाद ज्यादा उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ZP इलेक्शन जो है, ये ZP इलेक्शन इज नथिंग बट अ क्रूअल जोक ऑन डेमोक्रेसी। ओके, ZP यानी अगली अभी जो इलेक्शन आएगी असेंबली की, उसकी तैयारी, इतना उसका अभी मीनिंग किया है। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो आगामी विधानसभा होते हैं उसके लिए एक तरह से यहाँ जनता से को कोई इससे लेना देना नहीं, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने लाई है। एक्चुअली एज पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो किए थे, हाँ, जो दो मुझे लगता है कुछ 30 बरस पहले किए थे, जो राजीव गांधी ने लाए थे, उससे ZP शुड बी द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल सिस्टम इन दी होल थिंग। असेंबली, ZP, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये जो है उसमें ZP सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि ZP में 3 बातें हैं जो होनी चाहिए। एक, स्टेट इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, वही इलेक्शन करते हैं। दूसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो पूरे फाइनेंस असेंबली ने सिर्फ पारित करके वहां भेजने चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। तीसरा है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, तो पूरी प्लानिंग म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत की ये ZP करते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं। इट इज जस्ट अ पावरलेस बॉडी, कुछ भी सत्ता नहीं है उसके पास। थोड़े कुछ यहाँ वहां कुछ किए हैं, CCTV लगवा देते हैं, कुछ धार्मिक स्थल की लिपाई पुताई, स्कूल में पेंटिंग बहुत मामूली चीजें। आप केरल को देखें तो केरल में ZP पावरफुल है, हमारे नजदीक महाराष्ट्र में भी ZP पावरफुल है। लेकिन सर यही समझिए ना, ZP को पावर दे दी तो विधायक क्या करेगा? Exactly. वहां पंचायत का क्या होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर उस पर भी आऊंगा। सावियो साहब और किशोर जी, मैं आपके पास आने से पहले एक बार एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। श्रीनिवास खलब अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास जी, किस तरह से देखते हैं इन चुनाव में? पिछले चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी, इस बार जो है करीब 11 सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल की है। क्या थोड़ी सी और मेहनत करती तो कांग्रेस और बेहतर सिचुएशन में हो सकती थी? और जैसा संदेश प्रभुदेसाई जी ने कहा कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं की, कांग्रेस तो बस शांत थी, आपसी गुटबाजी ज्यादा रही, ये तो वोटरों ने कांग्रेस के झोली में जाके वोट डाल दिए और उसको ये सीटें दे दी। किस तरह से देखते हैं आप ZP के 2025 के इन चुनावों के नतीजों को? खलब साहब, ख्याल से मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? कुछ जी पहले बिल्कुल, थोड़ा प्रॉब्लम था जी जी। तो सबसे पहले तो ये ZP इलेक्शन की कहानी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये कांग्रेस के कमबैक की कहानी है।
जो हम पहले थे उससे हम उभरे हैं। सेकेंड जो चीज उन्होंने बोली, उधर आई विल बैक टू डिफर विथ यू सर। आई विल गिव एक्चुअल फैक्ट्स जिस पे हम बात करें। देखिए, लास्ट जो इलेक्शन कमीशन का जो बुलेटिन आया इन एसआईआर, उसके फिगर से मैं आपको बताता हूँ कि उससे ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बीजेपी अपनी बात बोलेगी, मैं कुछ और बोलूंगा, और बाकी पार्टी के लोग अपने तर्क बाकी रखेंगे। जनता इससे समझदार है अच्छा सर, जनता समझ लेती है कौन उसके हित की बात कर रहा है। जी हम फिगर जी। देखे, 17 तारीख को जो बुलेटिन आया एसआईआर का, उसके हिसाब से टोटल 1725 पोलिंग बूथ है गोवा में। उसमें बीजेपी ने 1546 BLA 2 दिए हैं, कांग्रेस ने 1019 BLA दिए हैं। गोवा फॉरवर्ड ऑफ कोर्स कम था नंबर, आरजी और कम था, आप और अदर पार्टी सारे 0। ये BLA 2 की जो स्टोरी है वो उस बूथ से आया हुआ है। बीजेपी का जो है वो एक्चुअल में सारे 1546 आप देखोगे वो उस बूथ से नहीं है। वो जब बाद में इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजन चेंज किया तो उस असेंबली सेक्शन से बाकी लोग उन्होंने उठाए, पर कांग्रेस के सारे जो नंबर्स हैं 1019 वो उस बूथ से है। हमारे पेंडिंग एप्लीकेशन जो है दैट विल टेक द फिगर टू 1330 एंड फाइनल फिगर विल बी 1600। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले 3 साल से विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट हम लोग हमारे बूथ लेवल पे काम कर रहे थे। हर BLA के साथ उसका कम से कम 10 लोगों का टीम है। सो वी हैव 1600 पोलिंग बूथ हमने कांग्रेस पार्टी का संगठन आउट ऑफ 1725 खड़ा किया। सेकेंडली, हमारे और भी चीजें साथ में चल रही थी। यूथ कांग्रेस ने इलेक्शन हुआ, अभी उसका रिजल्ट बाकी है। 27,000 यूथ हैव जॉइंड यूथ कांग्रेस अभी इसी महीने तक। उसके पहले महिला कांग्रेस का इलेक्शन हुआ तो अब अराउंड 7,000 लेडीज ज्वाइन महिला कांग्रेस। ये सारे का जो इफेक्ट जो है वो आप वोटिंग में भी देख सकते हैं। अभी इस इलेक्शन में हम मेन चीज अभी देख रहे हैं कि जो अभी जो पूरा एंड में जो रिजल्ट आएगा बूथ लेवल पे, तो हमारी अभी जो नई जो लेटेस्ट बूथ कमिटीज बनी है उन्होंने कितना काम किया हुआ है और उस हिसाब से फिर हम इसको आगे देखेंगे। आई एम लेकिन खलम रियली साहब, मैं हैप्पी। बीच में रोकूंगा आपको। सिर्फ 11 सीटों पर जीत का उत्साह जो है या जश्न बनता है कांग्रेस का मनाने का, 50 में से सिर्फ 11। ठीक है, पिछली बार 4 आई थी, इस बार नंबर थोड़े बढ़े हैं, लेकिन क्या ये नंबर इतने बड़े हैं कि कांग्रेस को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हमने बहुत मजबूत संगठन खड़ा किया और उसके सहारे हमने लड़ाई लड़ी? नहीं नहीं, अभी ये तो शुरुआत है सर। जैसे कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आप बोले, एंड में ये इलेक्शन आज की घड़ी में 2027 का जो बेस है वो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और इसकी बिल्कुल, एक वजह ये सेमीफाइनल के रही तौर है पर हम भी कि देख रहे हैं इसे। बिल्कुल पार्टी सिंबल पे हुआ इलेक्शन, इसलिए हर पार्टी देख रही है कि हर बूथ पे हमें कितने वोट मिल रहे हैं, कहाँ पे मिले, कहाँ पे नहीं मिले, कहाँ पे हमारा संगठन मजबूत रहा, कहाँ पे हमारे वर्कर्स का की ताकत कम हुई। ऑल दिस थिंग विल बी एनालाइज एंड प्रिपरेशंस विल बी मेड फॉर 27। अब ये बात भी सर जो एक बोली उन्होंने वो भी सही है कि ये पंचायती राज को न्याय नहीं मिल रहा है इसमें। आप देख रहे होंगे कि अक्रॉस द पार्टी लाइन ऑल MLAs आर इन्वॉल्व। आज MLA जश्न मना रहे हैं कि हमने हमारा कैंडिडेट जितवा के लाया। एक्चुअल में होना तो ये चाहिए था कि गांव के लेवल पे ये पार्टी पॉलिटिक्स आना नहीं चाहिए, बट अभी सिचुएशन वैसी है तो वी आर गोइंग अहेड विथ इट। जो है वो है, जहां पे भी हम कम हुए हैं तो वी विल एनालाइज, वी विल वर्क ओवर इट। ओवरऑल लेकिन सर खलब साहब, आपके भी विधायक भी तो ये
about my पीठ जो थपथपा party रहे हैं ना कि हम भी वो कैंडिडेट्स को party है। जिता कर लाएं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, एक बार किशोर नाइक जी और सावियो रॉड्रिक्स के पास भी चलते हैं। किशोर नाइक जी, आप कितना सहमत हैं श्रीनिवास खल्लब साहब की बात से कि कांग्रेस ने अपने संगठन को गोवा में बेहतर किया है, या फिर ये गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ जाने का कांग्रेस को फायदा मिला है? आपका अनुमान क्या कहता है? क्या सच में कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है, कर पाई है? पहली बात तो ये है कि श्रीनिवास जी के आर्गुमेंट के ऊपर अलग डिबेट और अलग डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आज हम रिजल्ट के ऊपर बोल रहे हैं। पहले तो जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट वी नीड टू कांग्रेचुलेट बीजेपी बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर द विनर्स, ये पहली बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो मैं इस रिजल्ट का डेफिनेशन दो तरह से देना चाहता हूं। एक, ये बीजेपी की जीत है, लेकिन इट्स अ वार्निंग बेल फॉर बीजेपी टू करेक्ट देमसेल्व्स। और दूसरा यह है कि इस इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस ने उबारी ली है, इट्स एन क्लियर मैसेज फॉर कांग्रेस। इट्स ऑल्सो अ अलार्मिंग बेल फॉर अ कांग्रेस, नॉट ओनली कांग्रेस, टू ऑल अपोजिशंस टू कलेक्ट टुगेदर। एक तरफ बीजेपी को करेक्ट करने का मैसेज दिया है लोगों ने, और अपोजिशन को कलेक्ट टुगेदर, आप इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो आपका कुछ नहीं चल सकता। ये क्लियर मैसेज इस मैंडेट से दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को लोगों ने दिया है। और इस तरह से लोगों को, अपोजिशन किसी भी तरह से लोगों को दोष नहीं दे सकता। लोगों ने अपना काम पक्का किया है। अपोजिशंस हैव फेल्ड देमसेल्व्स and the result is this, and BJP has to take a clear message कि उनका सिचुएशन अभी स्टेट में क्या है। उनका जो अलायंस पार्टनर है एमजीपी, उन्होंने अपने तीनों सीट जीते। मैं एक बार आपको बीच में रोकूंगा किशोर जी और सावियो, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार मैं एक कमेंट संदेश प्रभु देसाई जी से ले लेता हूं। इसको, इस पूरे के पूरे चुनाव को किस तरह से देखते हैं कि गोवा को जितना हम समझ रहे हैं कि पार्टी विशेष ना होकर, मतलब बहुत सारी ऐसी सीट्स है, फिर चाहे विधानसभा की हो या फिर जेडपी की बात करें, वहां पर जो बड़े नेता है उनके चेहरों को या उनको वहां के वोटर्स ज्यादा वोट देते, फॉलो करते हैं। फिर बड़े बड़े नाम अगर हम ले ले, विश्वजीत राणे की बात कर ले, माइकल लोबो की बात कर ले, और भी बहुत सारे इस लिस्ट में नाम है। अगर वो किसी भी पार्टी में चले जाए, वोटर उनके साथ ही शिफ्ट हो जाता है। जी, ऐसी बात तो सबके बारे में नहीं है जी। वो तो विश्वजीत राणे के बारे में होगा, बाबूश मोन्सरत के बारे में होंगे, ओके, या सुदीन ढवड़ीकर के उनके बारे में होंगे। माइकल लोबो को तो जीतने के लिए कांग्रेस जाना पड़ा था, आप भूल रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन और बीजेपी में आए तो भी फिर जीते। वापिस नहीं, बीजेपी में वो जीते नहीं अभी सर। अच्छा, वो उन्होंने वो तो बीजेपी में आ गए बाद में। हाँ, मुझे अभी मालूम नहीं कि विद इन 1 आवर, एक बरस में वो वापिस कांग्रेस में जाके जीत के फिर से बीजेपी में आएंगे। यहाँ तो क्या है कि ये तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, ट्रेलर नहीं है, एक्चुअली रिहर्सल जैसी होती है। तो इस रिहर्सल में तो अभी माइकल लोबो जीते हैं, क्योंकि इस जेडपी इलेक्शन को ना असेंबली जैसे सीरियस नहीं लेते हैं लोग। तो एक 2-3 सीट आपने छोड़े, जो 70 के है या मड़कई के हो या तालगांव पणजी के हो, तो बाकी सीट में ऐसी बात नहीं होती है कि कहीं भी जाए आप जीत सकते हैं। लेकिन एक बात है, अभी सांता क्रूज में तो दो थे। सांता क्रूज के रुडोल्फ फर्नांडिस तो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। तो ये पूरी जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस मुझे लगता है फेस वैल्यू पे हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल सांता क्रूज की बात ले लो। सांता क्रूज में जो चिम्बेल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो चिम्बेल सांता क्रूज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा भाग था। लेकिन सांता क्रूज जेडपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, उसमें ज्यादा से सांतांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी का भाग था, इसलिए वहां आरजेपी जीत भी गई। और बीजेपी वहां हार गई, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। तो ऐसे मिक्स, यहाँ के थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भाग, यहाँ की वो थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भाग, यहाँ के थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भाग, ऐसे मिलके जेडपी बन गई है। तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी जीती तो बीजेपी पूरी वहां उसका बीजेपी का ये है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बारे में पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी।
और वो पार्ट लेके एनालिसिस करनी पड़ेगी कहाँ किसने ज़्यादा वोट निकाले, और उसके बाद हमें नतीजे पर आना पड़ेगा कि इसमें कुछ बदल हुआ है या नहीं। नहीं तो हम नहीं कर सकते, ये इससे नहीं होगा। ये कुछ बड़ी जो सीट है जो गवाई है बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले, अरंबोल बीजेपी यहां पर थी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राधिका पालेकर ने हराया बीजेपी को। कोलवाले में बीजेपी थी लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट कविता कांदोलकर ने हराया। ये बड़े उलटफेर है। बैतकी खांडोला में भी इंडिपेंडेंट सुनील जलमी ने जो है बीजेपी को हराया। इसके राया में बीजेपी थी जहां गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने जीत हासिल की, इनासीना पिंटो जो है वो जीते हैं। कोला में बीजेपी थी, यहां पर कांग्रेस की सुमित्रा पागी ने जीत हासिल की। नुवे में बीजेपी थी, यहां से कांग्रेस के एंथनी ब्रिगांजा ने जो है वो जीत हासिल की। और दवरीली में बीजेपी थी और यहां से कांग्रेस के फर्नांडिस जो है वो जीतने में कामयाब हुए। ये कुछ ऐसी हॉट सीट थी जो बीजेपी के पाले में थी, और कुछ तो ऐसी थी कि ये मान के चले कि वहां पर एक अच्छा वर्चस्व बीजेपी का है, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। लेकिन ये उलटफेर हुआ। इसे कैसे देखते हैं आप आज के राजनीतिक परिदृश्य में? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। हरमल में जो कुछ है, हरमल में बेसिकली वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल सोपटे हैं जो पहले बीजेपी के विधायक थे, दूसरे लक्ष्मीकांत पार्सेकर हैं। हाँ, तो ये हरमल की सीट जो राधिका पालेकर ने जीती, वो डेफिनेटली उन्होंने जीत आरोलकर को हराया है, एमजीपी को हराया है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के नहीं है, ऐसे नहीं, ये बीजेपी के समर्थन से ये जीती है। हाँ, बीजेपी के जो बाहर रहे हैं उनके समर्थन से जीती है, ऐसी बात है। कोलवाड़े में अलग बात है। कोलवाड़े में तो सबको मालूम है कौन गया था कविता कांदोलकर की अर्ज भरने के लिए। हाँ, वो विधायक कौन सी पार्टी का था, ये भी सब देखना पड़ेगा। और वहाँ किरण कांदोलकर की खुद की एक वोटिंग बेस है, तो ये नीलकंठ हरणकर को डेफिनेटली वो बीजेपी के, लेकिन वो तो बीजेपी में ये अलग बात है। ओके, दूसरी जो आप बोल रहे थे कि बेतकी खांडोला की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गोविंद गावड़े थे बीजेपी के, और वो बीजेपी के खिलाफ वहां जो कुछ लोग इकट्ठा आए, और यहाँ जो एमजी का सीट, एमजी वहां क्लेम करती है अपना सीट, बेतकी खांडोला यानी प्रियो कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये जलमी जब जीत के आए तो उनके पीछे एमजीपी का हाथ है क्या, ये भी बात सोचनी पड़ेगी। हर एक कोई जो कोई है, हाँ, जो हमें आपको दूसरी है कुट्ठाड़ी तो इंडिपेंडेंट ही है। तो वो इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कोई, वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो उसने अपना कैंडिडेट वहां जीत के लाया है। अभी एक्चुअली क्या है कि आप कुड़तरी में गए, हाँ, दवरली में, गिरदोली में जो कुड़तरी में जो है वहाँ कांग्रेस जीती है। वहाँ तो एलेक्स रेजिनाल्ड जीते थे। हाँ, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जो वेंजी का प्रभाव था दवरली में, हाँ, नहीं दवरली में नहीं, वो तो कोलवा में था। कोलवा में वो तो आपने जीती है, आम आदमी पार्टी ने जीती हाँ, वो ये कुड़तरी का सीट जो है, कुड़तरी का सीट वो इंडिपेंडेंट बोल के एलेक्स रेजिनाल्ड ने जीता था, ये कांग्रेस के पास वापस आ गया है। हाँ, तो इसके बारे में भी देखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो निर्दलीय यहाँ चुन के आए हैं, उन्हें किसी ना किसी अंदर से, यदि कांग्रेस वाले ने होगा या और कोई बीजेपी वाले ने होगा या एमजीपी वाले ने होगा, अंदर से उन्हें समर्थन दिया है। बाहर से दिखाया है कि हम एमजीपी बीजेपी एक है, कांग्रेस जीएफपी एक है, ऐसा सब बाहर से दिख रहा है, अंदर से अंदर कुछ अलग हुआ। बिल्कुल अंदर खाते का खेल अलग चल रहा था, वो भी एक अपने आप में और दूसरी बात एक है कि अगली विधानसभा चुनाव के लिए 2 कंटेंडर है। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, ये भी चुनाव लड़ना चाहता है। तो उनके बीच जो है, तो पार्टी का कभी-कभी क्या करते हैं, वो आपस में आपस में फैसला कर लो, निपटेंगे। चलिए एक अपडेट मैं यहां पर दे देता हूं। जो सेंट लॉरेंस जो ZB है, यहां से तृप्ति बकाल जो कि आरजी की उम्मीदवार है, वो लीड कर रही है, और दूसरे नंबर पर बीजेपी है। थोड़ी सी उम्मीद यहां पर आरजी के लिए और दिखती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक सेंटा क्रूज एक सीट पर ही उन्होंने जीत हासिल की है, दूसरी पर लीड कर रही है। अगर ये भी आती है तो आरजी के खाते में 2 सीटें आ सकती है। ये अभी का अपडेट है। तो लगभग तमाम जो ZP है उसके नतीजे वो सामने यहां पर आ गए। ये सेंट लॉरेंस जो है
वो भी सांतांद्रे का ही भाग है। जी तो सांतांद्रे का थोड़ा पार्ट जो है वो सांता क्रूज में था जी। और बाकी जो था वो सब सांतांद्रे का। तो आरजीपी ने अपनी सीट रिटेन करके रखी इसको है। कैसे देखें? इसको हम वीरेश बोरकर ने अपनी सीट सेंट- बचाई। तो यानी कि हम या फिर आरजी की जीत माने या वीरेश बोरकर के चेहरे मैं पर वीरेश बोरकर को इसके बारे में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जी। इसलिए कि वीरेश बोरकर ऑफ कोर्स आरजी का एक हवा थी आरजी की, फिर भी आरजी का कोई इलेक्ट नहीं हो, यानी जीत के नहीं आया था, लेकिन वीरेश बोरकर जीत के आए थे कि यहाँ स्प्लिट ऑफ वोट बहुत था। हाँ, लास्ट टाइम सांतांद्रे में स्प्लिट ऑफ वोट बहुत था और इसका फायदा वीरेश को मिला था। लेकिन वीरेश ने उससे आज 3 बरस में अपना वहां स्थान पक्का किया है, ये इसकी गवाह है। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक सीट अभी तक जीती है आरजी ने, दूसरी पे लीड है, और ये वो जंग है, वो जेडपी है जो कि वीरेश का जहां पर प्रभाव ज्यादा है। नहीं, उसी के है वो। हाँ, और लेकिन बाकी जगह कहीं भी आरजी ने जीत हासिल नहीं की। लेकिन एक चीज को नहीं भूलाऊंगा, बहुत सारी सीट ऐसी है जहां पर अच्छा वोट लिया है आरजी ने। तो क्या देखते हैं 2027 के लिहाज से आरजी का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? क्या ये जेडपी के जो चुनाव है और जब वो वोट प्रतिशत निकल कर आएगा पार्टी वाइज, अगर उसमें एक ठीक ठाक नंबर, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 11% वोट शेयर था आरजी का, पहली बार चुनाव इन्होंने लड़ा था, तो क्या लगता है 2027 के लिहाज से आरजी एक नया विकल्प बन सकती है, या फिर वही 1-2 सीट के ऊपर ही जो बाकी रीजनल पार्टी की स्थिति है, 1 या 2 सीट पर ही वो सिमट जाते हैं, उतने तक ही सीमित रह जाएंगे? मुझे तो लगता है कि उसी तक सीमित रहेगी वो। लेकिन एक बात, मेरे पास ब्रेकअप नहीं है। वो ब्रेकअप मिला तो आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आरजी ने जो अपना प्रभाव दिखाया था वो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा दिखाया था, छोड़ के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में छोड़ के जो वीरेश जीत के आया। एक तो थी विश्वजीत राणे की वाड़पोई, उसमें सबसे ज्यादा 24% वोट उन्होंने निकाले थे। हाँ, दूसरी थी जो मनोज परब ने खुद दो जगह पे वो चुनाव लड़े थे, तो थी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई थी। वहां अभी आरजी की क्या स्थिति है मेरे पास नहीं है। तीसरी थी जो मड़कई मतदार संघ में सुधीन डवरीकर, जिसको कोई हिला नहीं सकता, उसको आरजी ने हिलाया था। और चौथा था सुभाष शिरोडकर की शिरोडा, वो शिरोडा में उसमें उसका प्रभाव दिखाया था। मुझे लगता है शिरोडा में उसका प्रभाव अभी तक है, मड़कई में है, ऐसा कुछ मैंने देखा था, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि आरजी भी जैसी जीएफपी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, और जैसी आम आदमी पार्टी है, वैसी और एक पार्टी बनेगी। चलिए, अभी तक तो कांग्रेस ही यानी ज्यादा ये है, कुछ होना है तो सबको इकट्ठा होना होगा, नहीं तो बीजेपी की जीत है। लेकिन एक तराजू में मेंढकों को कैसे तोलेंगे? कभी इधर उछल के कोई जाएगा, कभी कोई इधर उछल के जाएगा। एक बात है, मैं एक अपडेट देता हूं, आऊंगा मैं सर आपके पास। सेंट लॉरेंस की हम बात कर रहे थे, दूसरे राउंड में करीब 4000 वोटों से आरजी की जो उम्मीदवार है तृप्ति वकाल, वो आगे चल रही है। लगभग ये माने कि ये सीट भी आरजी के हिस्से में आ जाएगी और आरजी 2 सीटें लेती हुई दिख रही है। हम चलते हैं सावियो रॉड्रिक्स के पास। रॉड्रिक्स साहब, क्या कहेंगे इन चुनावी नतीजों के बारे में? आप, बीजेपी के कुछ नंबर घटे हैं और कुछ ऐसी सीटें थी जो काफी मजबूत नजर आ रही थी, वहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, फिर वो चाहे कांग्रेस रही हो और आपका आरजी की बात करें या फिर इंडिपेंडेंट की बात करें, ये नंबर शायद बीजेपी की ओर बढ़ सकते थे। 2 नंबर कम हुए हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। किस तरह से देखते हैं इस जेडपी 2025 के नतीजों को? यहाँ पे मेरा राय है, मैंने जब ये इलेक्शन के वोटिंग खत्म हुआ था तभी मैं कुछ लीडर्स को कहा गया था कि बीजेपी को 31-32 के आसपास उनका रिजल्ट्स आ जाएगा, और मुझे यही लग रहा है कि यही होने वाला है 31-32 तक। ये इसके कारण इसके वजह से है कि बहुत सारे लोगों में एक उम्मीद है बीजेपी के बारे में, और कई चीजों में बीजेपी आगे जाने चाहते हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे, कुछ उनके गलती के वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शन के जो कार्यकर्ता और एमएलएज या मिनिस्टर्स के बीच में है, इसलिए आगे नहीं जा पा रहे। एक चीज हमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा गोवा में, कि गोवा में पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा होल्ड नहीं होता है, वो पॉलिटिकल लीडर्स का होल्ड होता है। तो चाहे वो पॉलिटिकल लीडर बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, जिसका वो होल्ड होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपना बेस बना लेते हैं। और इसी इलेक्शन में भी अभी अगर आप देखोगे
कि पॉलिटिकल लीडर्स का जो समर्थन मिला है जेपी कैंडिडेट्स को, उसी लीडर्स ने उन कैंडिडेट्स को जिताया था। और पॉलिटिकल पार्टीज ने काम किया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स उनके साथ सपोर्ट किया है उन लोगों ने काम किया। एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए गोवा में, कि लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस खत्म है गोवा में। कांग्रेस खत्म नहीं है गोवा में। कांग्रेस के वोटर्स का उम्मीदवार ज्यादा है और बहुत सारे कांग्रेस वोटर्स है, लेकिन कांग्रेस का एक ही प्रॉब्लम है कि कांग्रेस का कोई लीडर्स नहीं है। और वो जो लीडर्स जिनको हम सट्रैप्स बोलते हैं या हेड हॉन्चर्स बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, वो अभी कांग्रेस के अंदर है नहीं। इसलिए कांग्रेस के लोग जो आएंगे उनका लीडरशिप बनने में कुछ समय लगेगा बीजेपी को टक्कर देने के। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए कांग्रेस के अंदर से ही लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। किसी का सोच था कि शायद आम आदमी पार्टी वो लीडरशिप को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्यादा गोवा के अंदर कुछ ऐसा सनसनी नहीं बना पाएगा और कभी आगे भी नहीं बना पाएगा। उनके खुद के जो एमएलएस हैं वो दोनों बहुत शेकी है अभी भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और ये जेडपी रिजल्ट से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे वेलिम में कांग्रेस ने जीता है और बेनोवलिम में भी कांग्रेस ने जीता है। तो इस टक्कर में कांग्रेस और आप के बीच में लोग गोवा के अंदर हमेशा कांग्रेस को सिलेक्ट करेगा। और अगर आप देखोगे आरजी को भी वही वोट मिलेंगे जो ना कांग्रेस को जाने वाला है या ना आपको जाने वाला है। जो ज्यादा से ज्यादा वोट जो आरजी को जाएंगे, वो जो कांग्रेस और आप से कोई उम्मीद नहीं रखता है, वो वोट आरजी को जाएगा। और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का जो रोल है वो बहुत ही छोटा है अभी इस समय पे। उनको बड़ा बनने के लिए कलेक्टिवली कांग्रेस के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को हराना गोवा में मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि गोवा के अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स नहीं है जो अभी बीजेपी में है। और मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे एक लीडर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर आप देखोगे विश्वजीत राणे ने क्या किया है, विश्वजीत राणे का जो परफॉर्मेंस है और किस प्रकार से उसने विद स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी ही कम थ्रू विद द जेडपी कैंडिडेट्स, आपको ये दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे माइकल लोबो को, अगर आप देखोगे डॉक्टर प्रमोद सावंत को, अगर आप देखोगे रोहन काउंटी के लोगों को, ये सब मर्विन गुडीनो को, ये सब स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जो पहली ऑन देयर ओन एक लीडरशिप है, बाद में पार्टी आता है तो उनका खुद का वोटर बेस है और उसके बाद पार्टी का वोटर बेस आता है। इसलिए ये सट्रैप जो मैं कहता हूं उन लोगों को, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सारी गोवन लोगों को इसमें ध्यान देना जरूरी है कि गोवा के अंदर डेमोक्रेसी को चलने के लिए एक अच्छा रूलिंग होना जरूरी है, लेकिन एक अच्छा ऑपोजिशन होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं है तो कभी कभार ये जो लीडर्स है बीजेपी के अंदर वो खुद गलती कर सकता है, कोई उनको सुधारने के लिए फिर पार्टी के अंदर के लोग इनके साथ। सावियो साहब, दिक्कत तो यही है ना कि एक अपोजिशन एक तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो बिखरा हुआ है, और जो बिखरा भी हुआ है वो आवाज उठाता ही नहीं है। एक दो बस मीडिया माइक पर जाकर बाइट दे दी, सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हो गया काम। किशोर नायक साहब, एक बात बताइए, जो बात सावियो रॉड्रिग्स भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है? और दूसरा, क्या जो गोवा में चुनाव होते हैं मुद्दे पूरी तरह से एक तरफ रह जाते हैं और जो बाकी सारी चीजें, फिर चाहे नेताओं की बात करें, जो बड़े नेता हैं जिनका दबदबा ज्यादा है और उनके नाम चेहरे मोहरे के ऊपर ही जो है वो वोटर्स चले जाते हैं? नहीं, एक बात तो सावियो जी ने बिल्कुल सही बताई है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात सावियो जी ने बताई कि जो लीडर है बीजेपी के पास, जो पहले कांग्रेस के पास होते थे, वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक उनका एक वोटर बेस है। जैसे विश्वजीत राणे
बाबूश मोन्सेरात, माइकल लोबो, मोबिन गुदिनो, ये पर्सनैलिटी उनका इंडिविजुअल एक बेस है वोटर का, और उससे जो भी वो जिस जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को वो बेस शिफ्ट हो जाएगा। सो ऐसा बेस होने वाला लीडर अभी कांग्रेस में नहीं है। लेकिन एक बात इस बार इस जेडपी इलेक्शन में हमें देखने मिली है, जो सालसेत में कांग्रेस ने जो यश मिलाया है सालसेत में, ऑल 8 constituencies of Salset have been won by Congress. That's a good sign for Congress because that is the base of Congress. ये जब हिली, उनका सालसेत जब हिला तब ही कांग्रेस हिला। अभी वो सालसेत उन्होंने रिगेन किया है। अभी बात यह है कि सालसेत की अलग नॉर्थ गोवा में इतनी कांग्रेस की हालत बुरी है कि नॉर्थ गोवा में लीडर होके भी कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस ने विचार करना चाहिए। अभी आप अगर देखें तो सालसेत, दूसरा कानकोण में भी कांग्रेस ने 8 सीट वहां पे जीती है कानकोण में। सो कांग्रेस का जो बेस है वो बेस है, लेकिन उनके पास लीडरशिप नहीं है। उनके पास लीडरशिप, यहाँ गोवा का एक ये है कि गोवा के हर एक पार्टी को एक लीडर लगता है। जैसे एमजीपी का लीडर भाऊ साहेब बांदोड़कर थे, बाद में कांग्रेस के लीडर प्रताप सिंह राणे थे, बीजेपी के लीडर मनोहर पर्रिकर थे। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हुई है कि एक लीडर पूरे पार्टी को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे हर एक बंदा लीडर बन चुका है। अभी यूरी आलेमाव इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही बिलोंग्स from Salset Taluka. So he has succeeded in retaining his taluka. But what about his responsibility as a state leader of opposition? He has to come out of Salset. And Salset के बाहर आके उन्होंने खुद को एक स्टेट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे इमेज उनको क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी यूरी आलेमाव ने जो अपना जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में ही इज वेरी क्लियर that there are some elements within the party who are damaging the party. First, we need to clear that elements, otherwise we cannot move together. And secondly, he is very clear that this mandate has given a clear picture, clear warning for all opposition parties to come together. There is no other way to defeat BJP. वही तो सावियो जी ने बताया कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल, अगर नामुमकिन को मुमकिन करना है तो अपोजिशन पार्टी को एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, अपोजिशन पार्टी को एक स्टेप पीछे आना चाहिए। अगर एक स्टेप भी पीछे नहीं आ सकते अपोजिशन पार्टी तो बहुत डिफिकल्ट है टास्क बीजेपी को हराना। बिल्कुल, आपने ठीक है। मैं आऊंगा आपके पास संदेश जी। एक मैं यहाँ पर चंद्रमौली जी से एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि जो एक आरोप आपने भी लगाया था कि इस जेडपी इलेक्शन में चंद्रमौली जी की जो 1.5 लाख एसआईआर जो अभी हुआ, 1.5 लाख वोटर्स जो है वो लिस्ट में से हटे हैं, लेकिन वो जेडपी की लिस्ट में से नहीं हटे, वो विधानसभा के लिहाज से थे। तो क्या जो ये 1.5 लाख जो मर चुके थे, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे, उन लोगों के वोट भी जेडपी में डल गए और उसी वजह से ये नतीजे हैं? क्योंकि एसआईआर से 1.5 लाख के करीब वोटर्स हटाए गए हैं गोवा के पूरे स्टेट से, जो कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से लागू होंगे, लेकिन जेडपी में नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो 1.5 लाख वोटर्स ने तो वोट डाला होगा ना, जिनका कोई वजूद नहीं था। चंद्रमौली जी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इलेक्शन हुआ है फेयर हुआ है, और एसआईआर तो बहुत जरूरी है। कहीं जो है डबल नहीं, वो एसआईआर जरूरी है, सब मान रहे, लेकिन वो 1.5 लाख वोटर्स फिर कहां गए? क्या उन्होंने जेडपी में डाला है? क्या वोट तो डाला होगा ना उनका? नहीं डाला है सर, 70% गया इस बार टर्न आउट, 70%। पिछली बार करीब 56 के आसपास था, 70% गया है। तो उसमें क्या ये बिल्कुल मान ले कि वो 1.5 लाख में से 2, 4, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 नहीं होंगे? सुनिए, 1.5 लाख में से नहीं है, ये आम जनमानस का उत्साह है और प्रमोद सावंत जी की लोकप्रियता है और मोदी जी की जो नीचे तक योजना है, उन सबको लेकर सबको उत्साह है कि बीजेपी हारने ना पाए, बीजेपी को रखना है गोवा में। इसलिए जिला पंचायत में सब बढ़ चढ़ के वोटिंग किए हैं। और ये बिल्कुल ना मानिए कि वो जो कटे हैं मरे थे उनका भी वोट पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। सब फेयर इलेक्शन हुआ है। ये तो केवल विपक्ष के आरोप तो अनाप शनाप लगाना ही है। उनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना नीति है, ना नेता है, तो बोलेंगे क्या? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के पास रणनीति और नेता
और जो लीडरशिप का अभाव है। लेकिन खलल साहब आपके इस कमेंट पे मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक मैं कमेंट संदेश प्रभु देसाई जी से ले लेता हूं, कुछ वो बताना चाहते हैं। जी संदेश जी। जी, मुझे तो एक ही बात बतानी है जो किशोर जी कह रहे थे। देखिए, गोवा में 2 कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, एक तो जो कांग्रेस के नाम से जाती है, जो आईएनसी बोल के, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे बोल के इलेक्शन चुनाव लड़ती है। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी ऑफ कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मैं आपको बताता हूं, अभी जो नॉर्थ में जो 17 सीट जीते, उसमें से शिवोली कांग्रेस का है। हाँ, जो उन्होंने जीता, एक। दूसरा कलंगुट का, तीसरा सुकूर का, चौथा तालेगांव का, चिंबल 5वां, छठवां 6, हाँ, खोरली का, जो वहां से कांग्रेस जीती थी। होंडा, केरी, नगरगांव, ये पूरे रानी के थे, ये सब कांग्रेस। ये मिलके 8, 17 से 8 जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऑफ कांग्रेस है। दूसरी, आप साउथ में जाइए तो साउथ में उन्होंने, बीजेपी ने 11 सीट्स जीते हैं। उसमें से उसगांव गांजे कांग्रेस पहले से था, बोरी कांग्रेस, शिरोडा कांग्रेस, अपना बारिशे कांग्रेस, हाँ, खौला भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस ने जीता है। परिंगण बीजेपी तो नहीं है, लेकिन सांकवाड़ कांग्रेस, खुट्टाड़ी कांग्रेस, ये बोल के 6 है। 11 से 6 भारतीय जनता पार्टी ऑफ कांग्रेस साउथ में, और 17 से 8 जो है वो नॉर्थ गोवा में भारतीय जनता पार्टी ऑफ कांग्रेस। ये तो यानी कि ये 14 अगर मिला दे तो ये आंकड़े जो है अलग दिशा में जाते अगर ये कांग्रेस के साथ होते। खलल साहब, ये क्या कहानी है? मतलब गोवा में 2 पार्टियां आप लोगों ने बना के रखी हुई है, एक जो एक अलग लड़ाई लड़ती है और एक वो जो लड़ाई लड़ती है उस लड़ाई में जीतने के बाद फिर वो बीजेपी के पास चली जाती है। और सबसे बड़ी बात ये भी जो लगातार किशोर जी ने और तमाम पैनलिस्ट भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो एक नेतृत्व की जो कमी है, फिर चाहे केंद्र की बात कर लें या गोवा की बात कर लें, दोनों ही जगह ये नेतृत्व की जो कमी है उसका खामियाजा कांग्रेस को बार बार उठाना पड़ता है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहले तो जब बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैंने तो उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं था, फिर भी वो कह रहे मैंने कुछ एलिगेशन किया है। सबसे पहले ही जब मैंने शुरुआत किया था तो एसआईआर का जो रिकॉर्ड है उससे शुरुआत की थी, जो उनके पास शायद अवेलेबल नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ पे अपना संगठन जो है वो बीजेपी के लेवल तक लाया हुआ है। वी आर हैप्पी अबाउट दिस फर्स्ट फैक्टर। सेकेंडली, ये जो इलेक्शन है, चुनाव है जेडपी का, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। लोगों के जो इश्यूज हैं के ऊपर लोगों ने वोटिंग किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जहां पे लोगों को लगा कि वहां पे रूलिंग पार्टी का जो लीडर है वो उसको हमारा इश्यू सॉल्व कर सकता है, 27 तक वहां पे उन्होंने क्या हुआ है बीजेपी की तरफ, और जहां पे उनको लगा कि ये नहीं हो सकता, उन्होंने वहां पे उसके खिलाफ वोट किया हुआ है। ये तो क्या है कि इश्यूज का इलेक्शन है। जेडपी इलेक्शन में जनता को पता होता है कि एक जेडपी क्या कर सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, लेकिन लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, जनता पॉलिटिकल पार्टियों के सामने ये रखते हैं और पार्टियों को कहते हैं कि आप अपना सोल्यूशन हमें बताओ ऑन द इश्यूज। सेकेंड चीज आपने जो लीडरशिप की बताई, देखिए हमारा जो कांग्रेस का मूल जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है सालसेत साष्टी, वो हम वापस लाए। हमारे बाकी जो अदर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जैसे कि तिसवाड़ी, बारदेश एंड मरमागोवा, वो भी हम इस 27 तक आ जाएंगे। आई एम थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर लीडर्स, हमारे तीनों एमएलए और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी प्रेसिडेंट, उनके साथ में हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट 40, और उसके साथ में हमारे जो बूथ लीडर्स जो है, उन सबको मैं बोलना चाहता हूं कि सबने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और ये ऑफकोर्स ये शुरुआत है। उसके बाद में आई वांट टू मेंशन जो हमारे साथ में आए जो पॉलिटिकल पार्टी गोवा फॉरवर्ड,
उन्होंने भी, यू नो, आई हैव टू से दिस, उन्होंने बहुत काम किया हुआ, नॉट जस्ट ऑन देयर 9 सीट्स, उन्होंने हर जगह पे हमारी हेल्प की है, जितना हमसे हो सके उतना हमने उनको उनके सीट्स पे भी हेल्प किया हुआ है। एंड यस, दैट इज व्हाई एटलीस्ट नाउ 2 पार्टियां इकट्ठी आई है। हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी आए, क्योंकि हो क्या रहा है कि वही स्टोरी है कि लेकिन खलब साहब आएंगे कैसे? आप लोग तो सहयोगी बताकर इतना लंबा इंतजार करा देते हैं। आरजी का यही आरोप है, आम आदमी पार्टी ने भी ये आरोप लगाया कि नहीं, लास्ट तक खींचते रहेंगे और अंत में जाके कह देंगे नहीं ये सीटें हमारी, ये सीटें हमारी, ये सीटें हमारी, आपको इतना चाहिए तो लो, नहीं तो अपना जाइए। देखिए, भरोसा नहीं कर रहे हैं बाकी पार्टियां कांग्रेस के ऊपर। ये जेडपी इलेक्शन में अगले 27 तक, यू नो, ऑल द क्रीजेस विल बी आयरन आउट एंड यू विल सी अ यूनाइटेड अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विद स्ट्रॉन्ग लीडर्स, बीजेपी विल बी डिफीटेड। किशोर साहब, एक बात यहां जो बार बार उठ रही है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक साथ आ जाती, फिर चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आरजी की बात कर ले, गोवा फॉरवर्ड तो पहले से थी कांग्रेस के साथ, और आम आदमी पार्टी भी, अगर ये चारों एक साथ आ जाती, क्या सच में ये नतीजे बदलते? क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बिहार के चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ा, क्या हुआ? कांग्रेस साथ थी आरजेडी के। आपका चले जाइए उत्तर प्रदेश के 2 बार के देख लीजिए, कांग्रेस और आपका अखिलेश यादव जो है वो साथ में चुनाव लड़े, एसपी और कांग्रेस। क्या नतीजा हुआ? मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए, एसपी और बीजेपी, जो कि कट्टर विरोधी रहे हमेशा, उसके बावजूद भी जीत हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर, क्योंकि नंबर से अगर हम जाएंगे तो अलग दिखता है कि अगर सबके वोट प्रतिशत को जोड़ देंगे तो वो नंबर, जाहिर सी बात है, इसकी संभावना ज्यादा बीजेपी से ज्यादा दिखेगा। क्या गोवा में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्या पहली बात तो साथ आ सकती है, और आएगी तो क्या नतीजे बदल सकते हैं? क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हुए, दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। किशोर साहब, मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ फिजिकली वो इकट्ठा आने से कुछ नहीं होता। फिजिकली वो इकट्ठा आ सकते हैं। अभी कल जो महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत के जो निकाल आए, उस इलेक्शंस में भी महाआघाड़ी थी कांग्रेस की, लेकिन उनको सिर्फ 51 सीट्स मिले और बीजेपी अलायंस को 215 सीट्स मिले। वो इकट्ठा थे लेकिन दिल से इकट्ठा नहीं थे। अभी यहाँ प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट फैक्टर है। उनको, लोगों को हर एक पार्टी बीजेपी की बी पार्टी लगती है। अभी आप देखें तो कांग्रेस के भी ऊपर, कांग्रेस के कुछ लीडर बीजेपी को मिल चुके हैं, ऐसा लोगों में एक ख्याल है। गोवा फॉरवर्ड बीजेपी की बी टीम, ऐसा करके एलिगेशन होता है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, आरजेपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। सो ये जो पूरा माहौल लोगों के मन में तैयार हुआ है कि हु इज द जेन्युइन पार्टी, हु इज द जेन्युइन अपोजिशन पार्टी whom people can trust। किशोर साहब, ये कहते भी तो आपस के ये विपक्षी दल एक दूसरे को है ना। अपोजिशन पार्टीज को सिर्फ फिजिकली इकट्ठा आके, हाथ ऐसा ऊपर बढ़ा के, फोटो छपवा के आप लोगों के मन में ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। वो ट्रस्ट के लिए आपको ग्राउंड पे जाना होगा। सी, द फर्स्ट थिंग इज नॉट अ सिंगल अपोजिशन पार्टी। अभी आरजेपी अपनी तरह से वो काम करती है, आम आदमी पार्टी अपनी तरह से काम करती है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस बीइंग द मेजर पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, उसका ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। ग्राउंड लेवल पे उनका वर्क ही नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, आइदर कांग्रेस हाउस में या किसी अलग जगह पे। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोगों से आप डायलॉग नहीं करेंगे, लोगों के जो व्यूज है वो सुन के उनके ऊपर आप अपना व्यू नहीं रखेंगे, सरकार कहाँ फेल हो रहा है, बातें आप जब तक लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे वोट मिलेंगे? आपको ऐसे जादू में तो वोट नहीं मिल सकते। सोशल मीडिया पे आपके फोटो और वीडियोस डाल के वोट नहीं मिल सकते, ट्वीट करके आपको वोट नहीं मिल सकते। सो द बेसिक नेसेसिटी फॉर अ कांग्रेस पार्टी टू वर्क ऑन अ ग्राउंड लेवल, ये अभी से नहीं है,
पिछली बार, लेकिन पूरा हिस्ट्री अगर आप देखें तो कांग्रेस ने ऐसा ग्राउंड लेवल पे कलेक्टिव वर्क करके सक्सेस मिलाया है, ऐसी बात ही नहीं है। कांग्रेस को जो भी दिल्ली का जो पॉलिटिक्स होता था उसका फायदा कांग्रेस को मिलता था, लेकिन अभी बीजेपी को भी उसका फायदा मिलता है, लेकिन बीजेपी का ग्राउंड वर्क है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली लोगों के साथ टच में रहता है। तो ये बातें हैं जो कांग्रेस को करेक्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं आपने तो वो ठीक कहा बीजेपी किशोर साहब को, की बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस को अपने आप को बेहतर करना होगा। मैं एक बार 2 सीटों के आपको अपडेट बता दूं जिसका इंतजार था। सेंट लॉरेंस से तृप्ति बकाल ने जीत हासिल कर ली है, आरजेपी की कैंडिडेट है, 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और ये बड़ी जीत है आरजेपी के लिए। 2 सीटों पर आरजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बात करें पौरसा से, यहां से राघोवा कामले जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने 276 वोटों से जीत दर्ज की और अब फाइनल टैली 32 सीटों पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर गोवा फॉरवर्ड, 2 पर आरजेपी और 4 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल करी है। हमारे पास समय का अभाव है, एक क्लोजिंग मैं कमेंट्स लूंगा। सावियो रॉड्रिक साहब ये बताइए, ये जो नतीजे हैं जेडपी चुनाव के 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बहुत शॉर्ट में। जरूर असर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा गया था कि मैंने बीजेपी लीडर्स को दिल्ली में बताया था कि बीजेपी 32 आ जाएगा और बाकी सब 18 हो जाएगा। कारण यह है कि बीजेपी की लहर जो है गोवा में है, कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा ऑपोजिशन का और रूलिंग को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को लीडरशिप की जरूरत है और लीडरशिप अभी कांग्रेस में है नहीं। अगर कांग्रेस या गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक हो जाए और मर्ज हो जाता है, शायद उसमें से आपको लीडरशिप की जो प्रॉब्लम है कांग्रेस का वो बाहर निकल आ सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो बात बार बार आ रही है, एक जो नेतृत्व की कमी है और वो बहुत जरूरी है। क्या आप बात करेंगे खलब साहब अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि थोड़ा नेतृत्व को ठीक कीजिए केंद्र में भी और गोवा में भी, ताकि और बेहतर नतीजे आए? बहुत बहुत कम शब्दों में प्लीज। देखिए सर, कांग्रेस के पास अपने खुद के बहुत अच्छे लीडर हैं और गोवा फॉरवर्ड के लीडर भी अच्छे हैं। हम सब अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और सब अच्छे लोग मिलके अच्छा ही परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कांग्रेस सीखेगी। जी कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं। समय का अभाव, एक लास्ट में 1 मिनट बचा है। संदेश जी एक ही बात बताना मैं चाहता हूं कि खलब जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है। उन्हें तो ज़्यादा मालूम है कि यू कांट फूल ऑल दी पीपल ऑल दी टाइम। ओके, ये जरा ध्यान में रख के आप जरा विचार कीजिए। मनोज परब ने बहुत गंभीर आरोप किए हैं कांग्रेस के ऊपर। सो प्लीज़ डोंट फूल, प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट, दैट इज़ नीडेड। लेकिन जो बाकी लोग कह रहे हैं उसके बारे में तो मैं एक ही बात कहता हूँ, विचारधारों का संघर्ष गोवा में नहीं दिख रहा है। जो बीजेपी की एक विचारधारा है, कांग्रेस की एक विचारधारा है, बाकी लोगों की नहीं है। एक ही विचारधारा चल रही है, विचारधारा भी नहीं है। मैं एक ही बोल रहा हूँ कि गोवा में कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी सब दिखावे हैं, यहाँ एक ही अंडरग्राउंड पार्टी चल रही है और वो लैंड माफिया की पार्टी चल रही है। इस पार्टी को जब तोड़ेंगे ना तभी कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं गोवा को लेकर, लेकिन समय का अभाव है और जेडपी 2025 की जो अग्नि परीक्षा उसके नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाई है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है विपक्ष के लिए। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया राज टीवी के साथ जुड़ने के लिए।